गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं आवोगाद्रो नियम या आवोगाद्रो परिकल्पना के बारे में। देखो, इससे पहले वाले दो लेक्चर के अंदर अपन ने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े, ठीक है ना। वो रासायनिक संयोजन के नियम अलग थे और अब जो ये नियम ले रहे हैं, ये नियम इन सभी नियमों से भिन्न होगा, क्योंकि इसके अंदर एक संख्या आएगी जिसे आवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम इस नियम या इस परिकल्पना के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये नियम क्या कहता है। ये नियम ये कहेगा, देखो आप, कि समान ताप एवं दाब की स्थिति में, देखो क्या आ रहा है, समान ताप एवं दाब, यानी ताप और दाब दोनों क्या है, समान है, ठीक है। दाब की स्थिति में भिन्न भिन्न गैसों के यानी गैसें अलग अलग है, भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। देखो, सब स्थिति बराबर आई, ताप और दाब भी समान, गैसें जो आप ले रहे हो गैसें अलग अलग है लेकिन समान आयतन के अंदर है, ठीक है। तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। अब याद आया आपको, 9th 10th में ये पढ़ा है आपने 9th के अंदर। और फिर इसको कहा था कि इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कौन सी, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब इस आवोगाद्रो संख्या को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो आवोगाद्रो संख्या को जो प्रदर्शित किया जाता है वो किया जाता है Na के द्वारा। एन ऊपर लिखना है बड़ा, ए छोटा, मतलब यूं, ये एन और ये ए, इसके द्वारा दर्शाते हैं। संख्या याद है आपको, पहले आई हुई है 9th क्लास के अंदर, और ये रटाई हुई होगी संख्या। आवोगाद्रो संख्या Na बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आवोगाद्रो संख्या कहलाती है ना। क्या होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आवोगाद्रो। तो क्या आया, ताप दाब समान, गैसें अलग अलग, लेकिन समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अब इस परिकल्पना को समझने के लिए हम दो उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण इसके अंदर दिया है, देखो आप, यहां एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहला उदाहरण, अब इसमें ना हम आयतन के रूप में लेंगे, पहले आयतन में लेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण दिया है जैसे H2 प्लस O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2। ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और ये जल वाष्प है ना। तो जल वाष्प है तो ये भी क्या होगी, गैस के रूप में ही रहेगी। ये भी क्या है, गैस, ये भी गैस। तो सबसे पहले जब हम कोई भी समीकरण लिखते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के हिसाब से समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। समीकरण संतुलित करना है तो देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के आगे अपन, मतलब जल के अणुओं के आगे क्या लिख देंगे, 2। अब जैसे ही ये हुआ, हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 2 4, इधर कितने हैं, 2, तो इसके आगे क्या लिख दो आप, 2H2 प्लस O2, ठीक है। ये तो आ गई समीकरण। अब इस समीकरण को हम इसके रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसमें है ना, सबसे पहले लिखा जाता है आयतन, आयतन के रूप में लिखा जाता है, फिर अणुओं के रूप में, फिर परमाणु के रूप में दर्शाया जाता है।
तो सबसे पहले अपन लेते हैं आयतन। अब देखो कैसे किया जाएगा, आयतन, ठीक है। अब ये कितने हैं, 2, तो 2 आयतन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 1 आयतन। 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन मिलके कितने, 2 आयतन, इसका निर्माण करते हैं, जल वाष्प का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा संतुलित करेंगे, तो इसको ले लेंगे आप किसके रूप में, 1 आयतन के रूप में अगर अपन लेते हैं, ठीक है, किसके रूप में, अणु के रूप में लो, तो 2 है ना, तो ये 2 अणु, इसमें कितना है, 1 अणु, इसमें कितने अणु बने, 2 अणु हाइड्रोजन, 1 अणु ऑक्सीजन मिलके 2 अणु किसका निर्माण करती है, जल वाष्प का निर्माण करते हैं। अब इसको काटो आप, काटना कैसे है कि 2 अणु की जगह अपन 1 अणु लेते हैं हाइड्रोजन का, किसका, 1 अणु हाइड्रोजन का लो। अब इसको आधा करते हैं, देखो 1 अणु हाइड्रोजन, अब ये 1 था ना, तो 1 के क्या हो सकता है, आधा अणु, आधा अणु मतलब क्या हुआ, 1 परमाणु, ठीक है। 2 अणु है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 अणु के रूप में इसको दर्शाया जाएगा, किसके रूप में, 1 अणु के रूप में, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, अब अपनी सबसे महत्वपूर्ण लाइन आती है, 1 अणु में कितने परमाणु होंगे, इसको समझना है। आप सूत्र लिखते हो H2, H2 हाइड्रोजन का 1 अणु है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हुई, 2, ठीक है। तो 1 अणु में कितने परमाणु हुए, 2 परमाणु हुए, तो आप लिखोगे 2 परमाणु। अब आधा अणु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी अपन किससे लिखते हैं, O2 अणु के रूप में, तो आधा अणु मतलब कितना हुआ, 1 ऑक्सीजन हुआ, तो 1 परमाणु इसका हुआ, लेकिन उत्पाद जो हम ले रहे हैं ना, उत्पाद वही रहेगा, 1 अणु के रूप में। यानी अब जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखता है, देखो अब इस चीज को समझना, 2H प्लस O, ऑक्सीजन 1, ये मिलके क्या बनाता है, H2O, आ रहा है, H2O, H2O का मतलब क्या हुआ, H2 और 1 O मिलके H2O का निर्माण करते हैं। ये आवोगाद्रो परिकल्पना में सवाल कैसे पूछते हैं, देखो आप सवाल ये पूछेंगे कि आवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर जल वाष्प निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो जल वाष्प निर्माण की प्रक्रिया के समीकरण को इस प्रकार से वापस सुन लो, पहले आयतन के रूप में बताना है, फिर अणु के रूप में बताना है, फिर परमाणु के रूप में बताना है, और सबसे लास्ट में ये चीज बतानी है, जिससे सूत्र आप खुद देख लो, समीकरण संतुलित है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 ऑक्सीजन है, H2O का निर्माण करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी को हम एक और दूसरे उदाहरण से लेते हैं, हो सकता है इसमें आप थोड़ा और भी देख लो। अब H2 प्लस Cl2, ये आपको खुद करना है, ये सेल्फ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, सेम इसी तरीके से चलाना है आपको। ये आप कह सकते हो HW के रूप में। दूसरा उदाहरण H2 प्लस Cl2, ये HCl बन रहा है, ये आपको खुद करना है आवोगाद्रो परिकल्पना के हिसाब से। कर लोगे, पहले समीकरण संतुलित करोगे, समीकरण संतुलित करने के बाद फिर आयतन अणु अणु परमाणु के रूप में लोगे, ये चलेगी। देखो यहाँ तो ये स्थिति थी, इसमें थोड़ी अलग स्थिति आएगी। क्या आएगा, 1 अणु 1 अणु 2 अणु, फिर परमाणु के रूप में दर्शाया जाएगा, फिर आगे समीकरण, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दीजिएगा, ओके। हाँ जी, अब देखिए, अब आवोगाद्रो संकल्पना के अगले पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, और इस पॉइंट के अंदर क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले आता है वाष्प घनत्व और अणुभार में अंतर। देखो अपने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये केवल इसके अंदर सूत्र ध्यान रखना है कि वाष्प घनत्व और
इस अणुभार के बीच में क्या संबंध होता है। तो इस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है कि अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभार बोर्ड इसमें परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। ठीक है, फिर एक परिभाषा आती है परमाणुकता की। किसकी? परमाणुकता। देखो जनरली क्या होता है ना, जैसे डाल्टन ने बताया था कि अगर एक तत्व आप लेते हो तो एक ही तत्व के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अब एक बात बताओ, जैसे अपन कोई एक तत्व लेते हैं तो एक तत्व में उसी तत्व के परमाणु होंगे, है ना। तो यहां परमाणुकता को इसी प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अब ठीक है, थोड़ा सा परिभाषा क्या कर दी, चेंज करके लिखी गई है। परिभाषा दी है कि किसी तात्विक गैस के, मतलब एक ऐसी गैस जो किसके रूप में है, तत्व के रूप में उपस्थित हो। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी गैस जो तत्व के रूप में उपस्थित है, तो उस तत्व या उस तात्विक गैस के एक अणु में, अब वापस वर्ड क्या आ रहा है देखो, पहले दिया इन्होंने तात्विक गैस, ठीक है, फिर इसमें आगे बता दिया कि उसके एक अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही उसकी क्या कहा जाता है, परमाणुकता कहा जाता है। ये परिभाषा आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि तत्व जो होता है, हमें भी पता है कि एक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अब उस तत्व को हमने अणु में लिया और उस एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं उसके आधार पर उसको परमाणुकता कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं N2 गैस या O2 गैस, ठीक है। अब ये N2 लिया है, मतलब ये अणु है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं, तो परमाणुकता कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। फिर हमने लिया O2 गैस, ऑक्सीजन 2 हो गई, ऐसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, ये दोनों परिभाषाएं। अब आता है पाठ की शुरुआत जो हम कर रहे हैं, मेन चीज है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके बाद यानी अवोगाद्रो परिकल्पना से हम पाठ को, मेन टॉपिक जो है ना चैप्टर, वो अब शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे मेन आता है परमाणु भार। क्या था, जैसे आपने 9th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा है, परमाणु भार, अणु भार, है ना, ये 2 चीजें। अब परमाणु भार जनरली देखा जाए ना तो आप परमाणु का भार नहीं निकाल सकते, क्योंकि परमाणु क्या है, एक अदृश्य कण के रूप में प्रदर्शित होता है, अदृश्य कण मानते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होने के कारण हम परमाणु को मतलब देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उन मशीनों के द्वारा उसको मतलब हम कह सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये इसके अंदर ये परमाणु है। तो परमाणु भार क्या था, पहले के टाइम में जब परमाणु भार की बात हो जाती थी तो उसमें उसका परमाणु भार जो है ना वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के आधार पर, उन सब के द्रव्यमान के आधार पर उसको मानते थे कि हाइड्रोजन और उसके ऑक्सीजन के द्रव्यमान के हिसाब से इस परमाणु भार को प्रदर्शित किया जाता था। वो किसी भी परमाणु के लिए था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ना, मैंने कहा ना आपको कि एक विशेष प्रकार की मशीन आती है जिसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर है एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम किसी भी परमाणु का डिजिटल संख्या में यानी पॉइंटों तक परमाणु भार निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इतनी मतलब काबिल मशीन बनाई गई है, ठीक है। और उसी मशीन के आधार पर सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु भार बताया गया है, वो है 1.008 ग्राम। कितना, 1.008। लेकिन हमने अभी तक जो पढ़ा है तो उसको राउंड फिगर के अंदर हाइड्रोजन का भार अपन ने कितना लिया है, 1 ही लिया है, क्योंकि आगे पीछे क्या आ रहा है इसमें 0.008 है, तो इतना इसका फर्क नहीं पड़ता है, इसको 1 के रूप में ही मानते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि परमाणु भार को हम कैसे प्रदर्शित करें, परिभाषित करें। तो परमाणु भार के लिए देखो परिभाषा दी गई है
किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार क्या है, वह संख्या है जो यह बताती है, जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु, अब देखो, अब जो परिभाषा किसके रूप में दी गई है, कार्बन के रूप में दी गई है, कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी होता है। ठीक है, अब इसको कैसे दर्शाया, हाइड्रोजन का एक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना 1.008 ग्राम गुना भारी होता है। ये इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। कितना गुना मतलब क्या हुआ, तुलना दी गई है, तुलना के हिसाब से बताया। और मात्रक इसका जब अपन लेते हैं तो ये यूनिफाइड मास है जिसको दर्शाते हैं एकीकृत द्रव्यमान के रूप में, या हम इसको AMU के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से दर्शाया जा सकता है। जनरली हम इसको किस में लेते हैं, ग्राम के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार क्या हुआ कि वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी होगा। ये अपनी इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो इसको यहाँ एग्जाम्पल हाइड्रोजन के रूप में भी बता सकते हो। यहाँ हाइड्रोजन शब्द ले लो और हाइड्रोजन का एक परमाणु इसके कितने गुना 1.008 गुना भारी होता है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आपको नोट करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपने इस अवोगाद्रो संकल्पना के बारे में ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल टाइप होगा। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।